हेलो दोस्तों, हॉरर रात्रि में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की जो हमारी कहानियाँ है वो काफ़ी दिलचस्प और डरावनी होने वाली है, तो कृपया अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। भूतिया ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन को नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिन में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है। उस जमाने में राजा के नाती की एक लड़की थी। उसका नाम प्रमीला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका बेटा है जो अब 8 वर्ष का है और वो भी अपनी माँ के साथ हवेली आया हुआ है। हवेली बहुत ही विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर लगवाए जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितनी खूनी रहस्य छुपे हुए थे। प्रमीला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से इंतजार था इस हवेली के वारिस का। एक रात प्रमीला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसे खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में अब सामान्य थी। पक्षी टकराते ही प्रमीला की नींद खुल गई और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रमीला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उस रात भर नींद भी नहीं आती और वो सुबह तक जागती ही रहती है। दरअसल वो जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह एक काम कर रहे मजदूर में जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे में खिड़की पर कोई पक्षी टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां पर पक्षी नहीं होता। प्रमीला घबराने लगती है कि ये तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। प्रमीला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रमीला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। प्रमीला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। प्रमीला कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा था कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन प्रमीला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। प्रमीला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। प्रमीला ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही प्रमीला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि प्रमीला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। प्रमीला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। प्रमीला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर आ जाती है और वहां मजदूर से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर प्रमीला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी।
प्रमिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे जिनके बीच बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने भी अपनी तलवार से अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद छोटे मोटे हादसे उस हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों बाद वहां कोई आया है, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया है फिर से बदला लेने का। प्रमिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसीलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। प्रमिला अपने बच्चों को बाहर निकालती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती दिखाई देती है और कार रोकने के लिए प्रमिला सड़कों के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर ब्रेक लगाता है। प्रमिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। प्रमिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस अफसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड में जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और उनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस अफसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस अफसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस अफसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस अफसर छटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और अफसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस दोनों समझ चुके थे कि ये कोई भूत है। भूत को देखते ही प्रमिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस अफसर भूत की पकड़ में अपने आप को छुड़ाने के कामयाब हो जाता है। पुलिस अफसर के बाहर निकलने ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है। पुलिस अफसर प्रमिला से कहता है कि मैडम, ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। प्रमिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रमिला की जान में जान आती है क्योंकि पुलिस अफसर की बहादुरी से उसकी और उसके बच्चे की जान बच जाती है। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आतंक अभी तक बना हुआ है। तो आप अगर जाना चाहें उस हवेली में जा सकते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत घबराहट होती थी और मैं कभी अकेला रहा ही नहीं था। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बात जबकि है तब मैं कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मेरी पहली रात अपने हॉस्टल में थी। आज पहली रात थी तो मैंने कॉलेज में सुना था कि हॉस्टल में रैगिंग होती है और आज अपनी आंखों से देख भी रहा था। हमें हॉस्टल के जो सीनियर लोग थे वो सभी को कुछ ना कुछ कह रहे थे और बाद में सीनियर लोगों ने सभी जूनियर को जब हल्के में छोड़ रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा काम कर कर बस मुझे वो लोग छोड़ देंगे और मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसी मेरी किस्मत थी वो तो मैं ही जानता हूँ। जब मेरी बारी आई तो उनमें से भी सबसे कठोर सीनियर की बारी आई मेरी रैगिंग के समय, और उसने मुझे वही कहा जिसको मुझे करने का डर था। हॉस्टल के सामने वाले जंगल में जो कटहल का पेड़ है वहां से तुम्हें 4 कटहल तोड़कर लाने हैं। सब जानते थे हॉस्टल के सामने वाला जंगल कितना खतरनाक है। उस जंगल को देहरादून का सबसे भयानक जंगल भी कहा जाता है। मुझे उस अंधेरे में हॉस्टल, फिर कॉलेज, कॉलेज का ग्राउंड और फिर सड़क पार करके जंगल के अंदर जाना था और फिर मुझे उस जंगल के अंदर से 4 कटहल तोड़ के लाने थे। लेकिन ये बात तो तय थी, चाहे मुझे जितना भी डर लगता हो अंधेरे से, लेकिन जो चीज़ मैंने ठान ली तो बस ठान ली।
फिर उसे करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसके बाद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। उसके बाद मैं जैसे ही जाने को तैयार हुआ, तब मुझे सीनियर के अलावा सब लोग रोक रहे थे और सभी जूनियर और हॉस्टल के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वह जंगल बहुत खतरनाक है, उस जंगल में जाना ठीक नहीं है। तुम इन लोगों की कंप्लेन कर दो, लेकिन उस जंगल में जाना ठीक नहीं है इतनी रात को, क्योंकि वहां जो जाता है उसका जिंदा आना भी मुश्किल हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे थे। तब मैंने भी कहा, अब मैं जरूर जाऊंगा और कटहल भी लेकर आऊंगा। जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था, वैसे वैसे मैं यही सोच रहा था कि किस मनुष्य घड़ी में इन राक्षसों से पाला पड़ गया मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर आ रहा था, वैसे वैसे अब परेशानी और लोगों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी। और उसके बाद मैं सड़क पार करके थोड़ी ही देर में जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत बड़ा था। रोड के उस तरफ कॉलेज और हॉस्टल था, तो दूसरी तरफ बस जंगल ही जंगल। अब मैं यही देख रहा था कि इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तभी मेरी नज़र सामने एक पतले से रास्ते पर पड़ी, जो उस भयानक और बड़े जंगल के अंदर जा रहा था। उसके बाद मैं उस रास्ते से होते हुए जंगल के अंदर जाने लगा और चलते चलते मैं बस यही सोच रहा था कि पता नहीं अब कितनी दूर होगा वो कटहल का पेड़। रात को कभी भी पेड़ से कोई चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन इन राक्षस सीनियरों की वजह से अब मुझे ये काम भी करना पड़ रहा था। मैं जंगल के अंदर ही जा रहा था और भयानक जंगल, घनघोर अंधेरा और ऊपर से बरसात का मौसम था और अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। जंगल में हर जगह बरसात का पानी भरा हुआ था, मानो जहां पैर रखो वहीं कीचड़ हो। खैर मैंने भी ये सोचा था कि कटहल तोड़कर ही वापस जाऊंगा। अब सच बताऊं तो उस घनघोर अंधेरे में, खतरनाक जंगल में डर तो बहुत लग रहा था, इसलिए मैंने अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू किए। मैं तेज तेज चल रहा था, इसलिए कभी कभी जंगल में भरे पानी में भी पैर पड़ जा रहा था और किसी गड्ढे में पैर जैसे ही पड़ जाता, ऐसा लगता जैसे कोई अंदर ही ना खींच ले, क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था। इसलिए मैं तेजी से ही चल रहा था। तभी ऐसा लगा कि कोई बड़ी तेजी से मेरे आगे से भागकर निकल गया हो। मैंने टॉर्च मारी तो वहां दो जंगली कुत्ते थे। उसके बाद मैंने एक राहत की सांस ली और मैं यही सोचते हुए जंगल के अंदर जा रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ ये कटहल का पेड़ है। तभी मेरे पैर में कुछ फंस गया और मैं बड़ी तेजी से नीचे गिरा और नीचे गिरते ही मेरा मुंह गड्ढे में भरे पानी में चला गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठने की कोशिश करी तो मैंने देखा मेरे पैर में कोई चीज फंसी रखी है और मेरे पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ी जोर से काट रहा है। और जैसे ही मैंने अपने फोन की टॉर्च उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों में एक सांप लिपटा हुआ था। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं कैसे बचता, बस यही सोच रहा था। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक झटके में अपने हाथ से सांप को हटा दिया, लेकिन उस सांप ने मेरे पैरों में काट लिया था। पता नहीं ये सांप जहरीला था भी या नहीं। अब मेरा मन भी कर रहा था कि मैं वापस भाग जाऊं, मुझे नहीं ले जाना कटहल वटल, लेकिन मैं भी जिद्दी तो था। मैंने फिर अपने आप को कहा, चाहे आज इस जंगल में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, हर हाल में मैं कटहल लेकर ही आऊंगा। मेरे पैर में दर्द भी बहुत हो रहा था क्योंकि सांप ने काट रखा था, लेकिन फिर भी मैं जंगल के अंदर की ओर चला जा रहा था। मैंने टॉर्च जला रखी थी और तभी मुझे वह चीज़ मिल चुकी थी जो मैं ढूंढ रहा था। मैंने देखा मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक कटहल का पेड़ है और उसमें कटहल भी बहुत लगे हुए थे, लेकिन कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़े बिना उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। पेड़ भी बहुत ऊंचा था, तो मैंने टॉर्च नीचे रखी और एक हाथ में पाटल लेकर चढ़ गया। थोड़ा ऊपर तक ही चढ़ा और वहीं मुझे दो कटहल मिल गए। मैंने उन दोनों को कटहल के पेड़ से काटा और उन्हें नीचे जमीन पर गिरा दिया और थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो फिर मैंने दो कटहल और काटकर उन्हें भी नीचे गिरा दिया। मैंने अब 4 कटहल तोड़ लिए थे, इसलिए मैं फिर तुरंत नीचे उतर गया। लेकिन मेरा मन यह सोचकर घबरा रहा था कि
जितना झोल करके मैं इस जंगल में आया हूँ, अभी उतना ही झोल करके यहाँ से बाहर भी निकलना है। मैंने चारों कटहल को एक बोरी में रखना शुरू करा। मैं कटहल बोरी में रख रहा था और यही सोच रहा था बस जल्दी से निकल जाऊं इस जंगल से। मैंने चारों कटहल को बोरी में रखा और उठाने ही वाला था, तभी मैंने नीचे देखा तो मानो मेरी तो जान ही हलक में अटक गई। लेकिन मैं बोरी उठाकर वहां से तुरंत दौड़ा। मैं भी जरा सा ही आगे गया होगा तभी मुझे याद आया कि मैं हड़बड़ी के चक्कर में अपना टॉर्च तो वहीं छोड़ आया हूँ। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं तुरंत पीछे की ओर भागा और मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और टॉर्च लेकर तुरंत जंगल से बाहर आने लगा। लेकिन तभी मैंने टॉर्च की रोशनी में जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन मैंने भी कहा जिंदा तो बचना है, इसलिए एक हाथ में टॉर्च और पाटल और दूसरे हाथ में सहारे कंधे पर कटहल की बोरी लेकर अपनी पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागना शुरू कर दिया। जंगल में मेंढक, झिंगुर, कुत्ते और ना जाने कौन कौन से जानवरों की आवाज़ें भयानक भयानक किस्म से होती रही, लेकिन मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी जान लगाकर भागता रहा। भागते भागते मैंने देखा कि जंगल से अब बाहर सड़क पर निकल आया हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मैं सीधा हॉस्टल में जाकर रुका और वहाँ जाकर सीनियर को ढूंढकर उसके सामने कटहल की बोरी पटकी और उसको पूरी बात बताई। जिस सीनियर ने मुझे जंगल में भेजा था उसने पूरी बात सुनी और मुझसे कहा, बेटा किस गांव के हो, जिगरा तो बहुत है तुम में। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, जिगरा तो है क्योंकि हम बाराबंकी जिले के हैं। मेरी बात ये सुनकर उसने कहा, बाराबंकी? यार पहले क्यों नहीं बताया, हम भी तो वहीं के हैं। फिर सीनियर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, सूर्य प्रताप सिंह। मेरा नाम सुनकर सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमको हमने इतनी खतरनाक जगह भेज दिया। तुम तो हमारे ही जिले के और हमारे ही बिरादरी के लगते हो। लेकिन मेरा मन तो कर रहा था इस सीनियर के कान पर एक खींच के तमाचा लगा दूं। फिर मैंने भी सोचा, अगर छोड़ो 4 साल और निकालने हैं इनके साथ तो अपनी भी दादागिरी चलती रहेगी और हम भी बचे रहेंगे। उतने में भानु प्रताप ने कहा, बेटा चलो अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, वहीं रहोगे अब तुम हमारे साथ। दिमाग तो पहले ही खराब था मेरा इसके ऊपर, फिर भी मैंने कहा ठीक है और मैं उसके कमरे में उसके साथ ही चला गया। हम लोग कमरे के अंदर जाते ही हमने दरवाज़ा बंद किया ही था कि तभी कोई बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। वह सीनियर दरवाज़ा खोलने को उठा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसे कहा, दरवाज़ा खोलोगे तो मारे जाओगे, पर वो माना नहीं। उसका नाम भानु प्रताप सिंह था और जब बात इज्जत की हो तो वो मरने से भी नहीं डरता था। वो उठकर गया और अंदर रखी एक लोहे की रोड हाथ में लेकर एक झटके में उसने दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़कर उसने सूर्य प्रताप सिंह पर चिल्लाते हुए कहा, अरे डरपोक, तुम इससे डर रहे थे? मैं जानता था ये रघु ही होगा, तुमको डराने के लिए इसने ऐसा करा होगा। हाँ, तुम ठाकुर खानदान के लोंडे होकर भी डरते हो। भानु प्रताप की बात खत्म होते ही रघु ने कहा, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ सोने, तुम रखवाली करो मेरे कमरे की। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला गया। भानु प्रताप ने सूर्य प्रताप से कहा, और एक बात सुनो बेटा, भानु प्रताप सिंह को अगर कोई मारने आएगा ना, इतनी औकात तो नहीं है उसकी कि वो दरवाज़ा खटखटा कर आएगा तो पीछे से ही। इतना बोलकर वो बिस्तर पर लेट गया। लेकिन सूर्य प्रताप को नींद तो आने वाला ही नहीं थी, क्योंकि जंगल में कटहल के पेड़ के पास जो उसने देखा था, नींद तो उसकी वहीं उड़ गई थी और वो पलंग पर बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि तभी एक बार फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब की बार भी आवाज़ बहुत जोर जोर से आ रही थी। इस बार सूर्य प्रताप खुद उठा दरवाज़ा खोलने के लिए और पीछे देखा तो भानु भी उठ गया था। तभी उसने भानु से कहा, सर परेशान मत होइए, इतने भी डरपोक नहीं हैं हम, हमारी रगों में भी ठाकुर खानदान का खून दौड़ रहा है। अब मैं देखता हूँ आखिर कौन है। जो इतना बोलकर सूर्य प्रताप ने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक गया, क्योंकि आसपास तो कोई होना चाहिए था पर वहाँ कोई नहीं था। सूर्य प्रताप बाहर निकला और लाइट जलाकर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे के
आसपास कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में सूर्य प्रताप यही सोच रहा था कि अगर कोई भागकर भी जाता तो उसकी आवाज तो आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और कमरे के अंदर भानु गुस्से में लाल हुआ पड़ा था और बस यही सोच रहा था कि भानु तो सुबह का इंतजार में बैठा हुआ था और सूर्य प्रताप कमरे के बाहर पता लगा रहा था कि कौन है वो। तभी कमरे के अंदर भानु के बगल में सूर्य प्रताप के पलंग पर किसी ने कहा, खटखटाना तो एक बहाना है सर, हम तो जब चाहे तब आ सकते हैं, कहीं भी और कभी भी, बस मकसद तो आपको डराना है। भानु इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, पर यह कैसे हो सकता था? यह तो नामुमकिन था। इसलिए भानु प्रताप कब कपाता हुआ पीछे पलटा तो भानु के तो होश उड़ गए। भानु जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसकी हालत खराब हो गई। वो पूरी तरह से डर गया क्योंकि उसने जो देखा, सूर्य प्रताप के बिस्तर पर एक और सूर्य प्रताप बैठा हुआ था। भानु प्रताप जितनी बहादुरी का दम भरता हो, लेकिन उस समय वो किसी छोटे बच्चे की तरह डर के मारे चीखने चिल्लाने। और तभी बाहर से भागता हुआ सूर्य प्रताप आया। उसने कहा, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप चीख क्यों रहे हैं? बाहर कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। मैं बाहर हर जगह देख कर आया हूँ। अब आप सुबह जब सबके वाट लगाएंगे तब देखना सबको पता चलेगा। पर इन सब बातों का भानु पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो डरता हुआ गुस्से में सूर्य प्रताप से बोला, चुप, बिल्कुल चुप, भाग यहां से तू। अब इतना बोलकर भानु प्रताप सूर्य प्रताप का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर भागने लगा। लेकिन भानु प्रताप के होश एक बार फिर उड़ गए। अब क्योंकि उसने देखा जैसे बाहर निकले वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और बंद होते दरवाजे से साफ साफ दिख रहा था सूर्य प्रताप वाले बिस्तर पर एक दूसरा सूर्य प्रताप बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। और धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। भानु प्रताप ने सूर्य प्रताप का हाथ पकड़ा और हॉस्टल के अंदर गैलरी से भागना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में पूरे हॉस्टल में इन दोनों के कदमों की आवाज ही आ रही थी। लेकिन भागते भागते भानु ने सूर्य प्रताप के चेहरे को देखा तो मानो अब ऐसा लग रहा था भानु प्रताप की धड़कन ही ना रुक जाए। भानु प्रताप की हालत बिल्ली से डरे चूहे की तरह हो गई, क्योंकि भानु प्रताप ने देखा जिसका हाथ वो पकड़कर भाग रहा है वो और कोई नहीं, वो भी भानु प्रताप ही है। यानी वह खुद का ही हाथ पकड़कर भाग रहा है। भानु ने तुरंत अपना हाथ छोड़ा और चिल्लाता और चीखता हुआ हॉस्टल के बाहर की तरफ भागने लगा। भानु प्रताप अपनी पूरी स्पीड से कूदता फांदता भाग रहा था। भानु हॉस्टल की चौथी मंजिल से भागता हुआ सबसे नीचे आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। भानु बहुत ज्यादा घबरा रहा था और बस यही सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? पहले मुझे वो दो सूर्य प्रताप दिखे और अब मैं सूर्य प्रताप का हाथ पकड़कर भाग रहा था, तभी अचानक उसकी शक्ल मेरी जैसी कैसे हो गई? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब सोचता हुआ भानु बैठा हुआ था और तभी भानु उठा और बगल में पानी की टंकी रखी हुई थी। भानु प्रताप और अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारने लगा और सोच रहा था कि कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं। लेकिन भानु प्रताप अपने पूरे होशो आवाज में था। फिर भानु सीढ़ियों पर बैठ गया और सोच रहा था कि क्या है ये, क्या हो रहा है मेरे साथ? इसी उधड़बुन में खोया हुआ भानु जो सारे कॉलेज में लिए सिरदर्द बना हुआ था, आज उसी की हालत खराब हुई पड़ी थी। तभी उसने सुना किसी के कदमों की आवाज आ रही है और कोई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा है। भानु सोच रहा था कौन होगा, तभी किसी ने आवाज मारी, सर आप यहाँ बैठे हो, मैं पूरे हॉस्टल में आपको ढूंढ रहा था। यह आवाज सुनकर भानु प्रताप समझ तो चुका था कि कौन है। वो डरते हुए उसने पीछे देखा तो पाया कि पीछे सूर्य प्रताप खड़ा हुआ है। लेकिन भानु पूरी जान से चिल्लाया, चीखता हुआ बोला, क्या हुआ तुमको? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम अभी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद भानु दांत पीसते हुए बोला, भाग यहाँ से जल्दी। भानु की बात सुनकर सूर्य प्रताप ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, ठाकुर खानदान के होने के बावजूद भी इतना डरते हो? कहाँ गई तुम्हारी ठकुराई? बातें तो तुम बहुत
बहादुरी वाले किया करते थे। डर के मारे कमरे से भागकर यहाँ नीचे सीढ़ियों पर क्यों बैठ गए हो? मुझे भी अपने साथ कमरे से भगाकर ला रहे थे, अचानक मेरा हाथ छोड़कर काहे नीचे भाग लिए तुम? मैं पूरे हॉस्टल में तुमको ढूंढ रहा था। क्या हो गया सर? इतना कहा सूर्य प्रताप ने और भानु उसके बस एक टक देखता रहा। लेकिन सूर्य प्रताप ने अब की बार भानु का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सर, कमरे में जाकर सो जाओ, तभी चैन आएगा आपको शायद। पर कमरे में जो दिखा उसके बाद तो भानु की हिम्मत हो ही नहीं रही थी वहां जाने की। और तभी आते वक्त गैलरी में जो कुछ भी हुआ उसे भी भानु को अपना वहम माने तैयार नहीं था। भानु ने कहा, तुमको जहां जाना है चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहा था भानु ने कि भानु को फोन की घंटी बजने लगी। भानु ने तुरंत फोन जेब से निकालकर रिसीव करा तो उधर से आने वाली आवाज सुनकर भानु के होश उड़ गए। उधर से फोन पर कोई कह रहा था, अरे सर, कहाँ चले गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके कमरे में। भानु बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी डरते हुए उसके मुंह से आवाज़ निकली और उसने कहा, कौन कौन हो तुम? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आई, अरे सर, इतनी जल्दी भूल गए? हम आपके दोस्त, वही बाराबंकी जिले वाले। अरे आपकी बिरादरी के ही तो हैं हम, भूल गए सूर्य प्रताप सिंह? अब भानु के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये कैसे हो सकता है? एक सूर्य प्रताप सिंह फोन पर बात कर रहा है और एक उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। भानु प्रताप डरता हुआ उठा और थोड़ी आगे की तरफ गया, लेकिन भानु मरता क्या ना करता, बिना रुके बिना पीछे देखे हॉस्टल से बाहर निकलकर भागने लगा। भानु और सीधा सड़क पर आया और यही सोच रहा था, अब किधर जाऊं? इसलिए वो आते ही गाड़ियों को हाथ देने लगा और ये सोच रहा था कि कोई लिफ्ट दे, कहीं पर भी चले जाए, लेकिन अभी तो बच जाऊं, यही सोच रहा था भानु। लेकिन उस अंधेरी रात में सड़क पर इक्का दुक्की गाड़ियां तो चल रही थी, पर कोई रुक नहीं रहा था। तभी ऐसा लगा भानु को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और कहा, सर, इतनी भी जल्दी क्या है? हम हैं ना आपके साथ, हम ले चलेंगे आपको। भानु ने जैसे ही पीछे घूमकर देखा तो पीछे सूर्य प्रताप खड़ा था। अब भानु रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? गिड़गिड़ा रहा था भानु, लेकिन सूर्य प्रताप ने कहा, नहीं सर, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप तो हमारे ही जिले के हैं और हमारे ही बिरादरी के हैं, हमारे दोस्त भी बन चुके हैं। इतना बोलकर सूर्य प्रताप भानु को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले जा रहा था और भानु रो रो कर कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। लेकिन सूर्य प्रताप इसको कहाँ छोड़ने वाला था? वो उसको घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जा रहा था। कीचड़ गड्ढों में घसीटता हुआ सूर्य प्रताप पूरे जंगल में भानु को ले जा रहा था और भानु की चीखने की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। लेकिन सूर्य प्रताप भानु को तब तक घसीट रहा था तब तक उसका दम नहीं तोड़ दिया। अगले दिन जब कॉलेज में सूर्य प्रताप के बारे में पता करा तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि भानु प्रताप ने उसे रैगिंग करते हुए जंगल की तरफ भेज दिया था। तब से शायद वो वापस नहीं आया। उसके बाद पुलिस के साथ जब हॉस्टल के कर्मचारी सूर्य प्रताप को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल में ही भानु की लाश मिली, जिसकी घसीटने के कारण बड़ी बुरी हालत में लाश मिली थी। वो थोड़ा और आगे गए तो कटहल के पेड़ के पास सूर्य प्रताप की भी लाश पड़ी हुई थी और वहां एक बोरी में 4 कटहल और एक पाटल और एक टॉर्च भी पड़ी हुई थी। दोनों की बॉडी जब हॉस्पिटल में ले जाई गई तो वहां पता चला सूर्य प्रताप सिंह की मौत एक जहरीले सांप के काटने से हुई थी और भानु प्रताप को घसीटते घसीटते मारा गया था। कहते हैं लोग कि आज भी उस जंगल में कटहल के पेड़ के पास सूर्य प्रताप सिंह का घूमता हुआ भूत दिखाई दे जाता है। तो क्या आप भी उस जंगल में जाएंगे कटहल तोड़ने? तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। यह तीनों जहां भी जाते एक साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो
ये तो सबको पता था कि वह तीनों एक साथ ही होंगे, यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे से क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का रहता था और उसकी शादी होने वाली थी और उसकी बारात गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का माहौल था तो गांव में तो बहुत किस्म की रस्में वगैरह होती ही हैं। ये सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वांस करा और फिर चले गए खाना खाने। खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताया तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले, तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मजा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही फिर कुलदीप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है पागल। तीनों को कुछ समझ नहीं आया कि कौन था, पर जो भी था वो सफेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज्यादा ही पता नहीं चल रहा था कि कौन था वो। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों के अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे। तभी खेतों से गौरव की आवाज आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है। गौरव की आवाज सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क पर ही भागा जा रहा था। तभी महेश ने कहा, ये तो वही लगता है जो भी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे ही जा रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भागा चला जा रहा था। शायद वो अभी बेटा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा वहां एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे ओए रुक, ये कब्रिस्तान है भाई, यहां मत जा। यह सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था, इसलिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन यह तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे तभी कुलदीप ने अपनी मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहां से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश के चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करी। बाउंड्री तो ज्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वे दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफेद कपड़े में अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया और अभी बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ था, अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात भी कर रहा था। इस बार कुलदीप की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा,
अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे ये महेश की नानी के गांव में ही रहता है और ये यहाँ से थोड़ा ही आगे इसकी नानी का गांव है। ये कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज मारी, अबे महेश, यहाँ तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था हमारे साथ, अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए, लेकिन महेश बाहर ही था। उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से, लेकिन यह सुनकर कि वह साहिल है और साहिल इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था, फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और जो दर्द उसे हो रहा था, सारा दर्द खत्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ वापस। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव को गले लगा लिया। महेश बाउंड्री पर से यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब वापस आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते ही वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था साहिल की मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई थी, तो फिर यह कैसे हो सकता है। डरते हुए घबराते हुए वह काफी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो ये भी सोच रहा था कि ये दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा, आसपास कोई है क्या, कोई मदद करेगा मेरी मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय वहां कोई नजर नहीं आ रहा। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की बात तो यह थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे 15 दिन बीत चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहां उस ओर से भागने लगा जहां शादी हो रही थी, क्योंकि वहां उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुंच गया। वहां सब लोग इधर उधर चारपाई पे सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था, कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई बचाने चलो, चलो उनसे कोई बचाने तो चलो, अरे सुन क्यों नहीं रहे तुम लोग। लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश कर रहा था, पर फिर भी कोई नहीं जाग रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, ना जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए हैं। ये सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह लोग जागे तो फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से से आग बबूला हो चुका था महेश। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा, और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, ना जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे कि ये तीनों गए कहाँ, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे आखिर ये लोग गए कहाँ। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फोन पर कुलदीप के नंबर से फोन आया। कुलदीप के पिताजी ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये किसका नंबर है? फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहाँ मिला? उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और उसके साथ 2 जनों की लाश और है। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे
और सभी साथी लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गवाए कब्रिस्तान की तरफ चल निकले। वहां पहुंचकर देखा वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फोन पुलिस वाले ने ही करा था। फिर पुलिस वाले ने बताया एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 जने की लाशें कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदने के समय नीचे एक जो रोड लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई थी। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय ईंटों से गिरने की वजह से हो गई थी। तो फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था? तो दोस्तों महेश तो मर चुका था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो मर गया है। वो तो बस अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता था। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई खास मित्र है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी और पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।